हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टेक्निक्स अबाउट यूज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, है ना। कुछ जो मेथड्स हैं या आप उन्हें टेक्निक्स भी कह सकते हैं। सो अगर बेसिकली हमें कैटेगराइज करना हो तो आप दो तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है केमिकल एनालिसिस, जो कि ये केमिकल एनालिसिस के अंडर ही आएगी, और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल। तीसरा एक और हमने जो है इसमें कैटेगरी बनाई है, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की अगर हम बेसिकली बात करें तो जब हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं ना, मेट्रिक अगर आप देखेंगे तो बेसिकली टाइट्रेशन के लिए यूज होता है, और क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हुए हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, तो इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फॉर द डेफिनेशन यू कैन सी हियर, it is an quantitative analytical method of titration. Second point is that, as the name suggests, this method involves measurement of the volume of solution whose concentration is known. किसकी हेल्प से करेंगे? जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी, और जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होगी उसे हम लोग कहते हैं टाइट्रेंट। क्या कहते हैं? टाइट्रेंट, ठीक है ना। टाइट्रेंट शायद इससे दिख नहीं रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं टाइट्रेंट। एंड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, ठीक है, एक अननोन सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता करनी है, और उसे कहते हैं हम एनालाइट। तो बेसिकली ये दो ही टर्म आप पूरी की पूरी एनालिसिस में या यूं कहें तो टाइट्रेशन में देखने वाले हैं, टाइट्रेंट एंड एनालाइट, टाइट्रेंट एंड एनालाइट। सो इनको फिर से हमने फर्दर कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट जो कैटेगरी हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की है, ठीक है। और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में भी आप दो तरीके के देख सकते हैं। एक होता है हमारे पास एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ठीक है, एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और एक होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। होपफुली आप सबको पता होगा कि एक्वस एंड नॉन एक्वस का मतलब क्या होता है। एक्वस का सीधा सा मतलब है वो ये है कि यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो वाटर का यूज़ करते हुए आप सोल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन नॉन एक्वस में आप वाटर का यूज़ जरा भी नहीं कर सकते हैं। नॉन वाटर की जगह आप कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, इथेनॉल यूज़ करिए, बेंजीन यूज़ करिए, साइक्लोहेक्सेन यूज़ करिए, है ना, और कई सारे ऐसे सॉल्वेंट थे जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको एक रिएक्शन लिखनी हो लाइक एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो हम क्या करते हैं, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl के रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, कोई फिनोप्थिलीन इंडिकेटर लेकर के, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaCl प्लस वाटर के मॉलिक्यूल में, और इसका जो एंड पॉइंट आता है आप देखेंगे न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो रिएक्शन की अगर बात कर लें एसिड बेस में तो आप ये वाली रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिडॉक्स टाइट्रेशन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ही पढ़ी होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ प्रोसेसेस इन्वॉल्व, ठीक, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन मान लेते हैं जो टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं उस टाइट्रेंट का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और वहीं पर रिडक्शन की अगर बात करें तो एनालाइट आप एक यूज़ करेंगे जिसकी एनालिसिस आपको करनी है, उसका रिडक्शन हो गया। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइट्रेशन में हो रहे हैं तो इस तरीके के टाइट्रेशन को हम कह देते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है ना। इसके लिए अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करें तो बढ़िया सा एक एग्जांपल है, अभी आप लैब में परफॉर्म करेंगे फेरस सल्फेट का, जब आपको एस्टिमेशन करना होगा तो फेरस सल्फेट में आप देखेंगे फेरस के आयंस होंगे, ठीक है ना, और इसके साथ साथ में आप पाएंगे क्योंकि सेरिक सल्फेट की हेल्प से हम लोग इसका टाइट्रेशन करते हैं। तो ये जो सेरिक सल्फेट है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ये सेरियम के आयन आए, ये आयन से इनको क्या कहते हैं, ये जो आयन से इन्हें कहते हैं सेरियम आयंस, CERIUM, सीरियम आयंस, ठीक है। अब क्या होता है कि Fe के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं, ठीक है, यानी यूँ कहे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी बढ़ जाती है, और वहीं पर अगर हम सी को देखें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थोड़ी सी घट जाती है। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन होता है, कमी होती है, ठीक है, कमी होती है तो कमी को बोलते हैं, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और वहीं पर यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, देखो फेरस से फेरिक में आ गया, और यहाँ पर सेरियम से ये सेरस में आ गया, इसे बोलते हैं सेरस के आयन, सेरस आयन, ठीक है ना।
सो इसीलिए इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दोनों एक ही टाइट्रेशन में हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। क्या होता है, जब भी हमारा टाइट्रेंट और एनालाइट रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन के बाद में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और वो जो प्रोडक्ट होता है वो समटाइम आप पाएंगे कि एक इनसॉल्युबल, ये आपका ब्यूरेट हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं ये, और इसमें आपने टाइट्रेंट फिल किया, ये टाइट्रेंट, और इधर मान लेते हैं आपका एनालाइट, ये दोनों आपने बनाए। ठीक है, इन दोनों को जब आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के टाइम पे आप पाएंगे इसके बॉटम पर, यहाँ पर ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ठीक है, बॉटम पर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है इसे कहते हैं पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट, इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन द टाइट्रेशन, दिस टाइट्रेशन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। क्या कहते हैं इसे, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसके लिए बढ़िया सा एग्जांपल है, आप मोर्स मेथड, बोल्हाद मेथड, ये सारे मेथड्स आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या करते हैं, AgNO3 प्लस इसके साथ में हम कोई भी क्लोराइड के आयंस लेते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली क्लोराइड या यूँ कहें तो हैलाइड्स का ही एस्टिमेशन करना होता है इसमें। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है AgCl प्लस NaNO3 में। इससे हमें कोई खास मतलब नहीं, ये पीपीटी का फॉर्मेशन करता है AgCl, और जब पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर K2CrO4 के कुछ आयंस यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर, और जिससे हमें पता चलता है कि एंड पॉइंट आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अभी मैंने कहा क्योंकि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है इसलिए उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या कहते हैं इसे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पर जो आपका टाइट्रेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली EDTA ही होगा, ठीक है, या फिर इसका कोई डेरिवेटिव होगा, और इसमें हम मेटल आयंस का डिटर्मिनेशन करते हैं। Mg हमने मान लिया है Mg2+, ठीक है, इनका डिटर्मिनेशन करते हैं। अगर आपको मेटल्स का डिटर्मिनेशन करना हो तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे। इस टाइट्रेशन के दौरान जैसे जैसे आप ये टाइट्रेंट यहाँ इसमें ऐड करते हो तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और इसमें कोई ऐसा प्रेसिपिटेट नहीं बनता, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो पता कैसे चलेगा, तो हम इसके लिए डाई का यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर, डाई कलरिंग एजेंट है ना। और यहाँ पर जो डाई होती है मॉर्डेंट ब्लैक है, मॉर्डेंट ब्लैक और इरियोक्रोम ब्लैक टी, ऐसे करके कुछ डाई आती हैं जो इंडिकेटर का काम करती हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इंडेक्स पॉइंट आ जाता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल का सीधा सा मतलब है एनालिसिस बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे। अब किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही दिया हुआ है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। देखो स्पेक्ट्रल एनालिसिस दिया हुआ है, उसका सीधा सा मतलब है जब आपका केमिकल लाइट से रिएक्ट करता है, ठीक है, लाइट के प्रति, लाइट के टुवर्ड उसका कैसा बिहेवियर है आपके सैंपल का, है ना, आपके केमिकल का, वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखें तो light interact with the matter in spectroscopic technique which can be used to learn about the sample structure or consistency by analyzing its characteristic. Different molecule exhibit different molecular feature depending on the काइंड ऑफ लाइट दे रिसीव। जितने भी केमिकल्स होते हैं वो कैसी लाइट को रिसीव कर रहे हैं और उसके प्रति क्या अपना बिहेवियर दे रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, लाइट जो है स्कैटर हो रही है, लाइट उसको पार करके चली जा रही है, ठीक है ना। सो वो डिपेंड करता है कि केमिकल का क्या बिहेवियर है। तो उसके लिए जो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रल एनालिसिस में NMR, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर है IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोरियर ट्रांसफॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैं एग्जांपल देकर थोड़ा सा समझाऊं, ये एक कोई हमारे पास बीकर है, इस बीकर में मान लेते हैं
ये कुछ सॉल्यूशंस, ये कोई सॉल्यूशन फिल, और ये जो मैं अलग अलग कलर के डॉट्स बना रहा हूँ इसका मतलब है कि अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, येलो अलग है, रेड अलग है, वाइट अलग है। अगर इन सबको आपको सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई टेक्निक होनी चाहिए, तो वो टेक्निक है आपकी क्रोमेटोग्राफी। जो मिक्सचर्स हैं उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, उसे हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए बढ़िया सा एग्जाम्पल है आपका टीएलसी। आप लाइव में जाइएगा, अपने जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे कहिएगा सर हमें टीएलसी जाननी है, तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। इसे बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ऑलमोस्ट दोनों ही सेम होती हैं। फिर एक कॉलम, कॉलम में आप पाएंगे कि एक ब्यूरेट का जैसा, अभी तक आपने ब्यूरेट ऑब्वियसली देख ली होगी, ब्यूरेट की जैसा ही एक होलो से ट्यूब आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका ब्यूरेट से डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, गैस एंड फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल। कोई केमिकल इलेक्ट्रिसिटी से जब इंटरेक्ट होता है तो अपना बिहेवियर कैसे शो करता है, वो हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में, ठीक है। चार्जेस में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग में। यहाँ डेफिनेशन दी हुई, आप लोग डेफिनेशन को एक बार जरूर देख लेना। एग्जाम्पल जो है हमारे पास पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी है, कंडक्टोमेट्री है एंड वोल्टेमेट्री है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल किया हो तो कंडक्टोमेट्री का और पोटेंशियोमेट्री का दोनों का अपने पास एक प्रैक्टिकल है। जब वो प्रैक्टिकल आप करेंगे तो उसमें देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाना होगा, जो मैं अभी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या करेंगे, इनिशियली देखते हैं तो किसी भी केमिकल का जो कंडक्टेंस होता है, जैसे NaCl ही ले लो आप, NaOH का ले लो, HCl का ले लो, तो जैसे आप NaOH एंड HCl की जब आप रिएक्शन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग कंडक्टेंस देखते हैं, या आपके लैब में है आप देखेंगे वहाँ पर। तो क्या होता है, इनिशियली कंडक्टेंस धीरे 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 ऐसे घटता रहता है, और एक टाइम आता है जो कंडक्टेंस इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो ये जो पॉइंट यहाँ आता है, हम जहाँ पर कंडक्टेंस सबसे कम होता है उसे कहते हैं कि यही इंड पॉइंट है, ठीक है, इंड पॉइंट। और इसी को यहाँ पर इक्विवेलेंट पॉइंट से भी जाना जाता है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हियर हाइफिनेटेड टेक्निक। हाइफिनेटेड का सीधा सा मतलब आप समझिए हाइब्रिड, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रल एनालिसिस दोनों को कंबाइन कर करके एक और टेक्निक डेवलप करी गई जिसे बोला गया हाइफिनेटेड टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी, MS स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक साथ देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी लगा दी, क्रोमेटोग्राफी भी लगा दी। अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही एक्यूरेट होंगे, बहुत ही क्लियर होंगे। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सो ऑन। तो ये बात हो गई हमारी कुछ जो है टेक्निक्स की। इसमें आप देखेंगे तो एक दो जगह और भी अदर में भी दिखाया जाएगा आपको कि अदर या फिर मिसलेनियस, तो वो भी देख सकते हैं, उसमें आप एलाइजा वगैरह ये सब देखेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा हमें नहीं देखना है। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉन इंस्ट्रूमेंटल की। देखो नॉन इंस्ट्रूमेंटल की बात करें तो इसमें दो तरीके से आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है बायोलॉजिकल, और हमारे पास जो दूसरा होता है वो होता है केमिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। बायोलॉजिकल में इन विट्रो, इन विवो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। होपफुली आप सबको ये पता होगा। इन विवो जब विद इन द बॉडी हम कुछ करते हैं, इन विट्रो यानी कोई सेल्स हम बाहर निकाल के लैब पे उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसे इन विट्रो टेक्निक्स या इन विट्रो एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जितने मेथड्स मैंने बताए वो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप चाहें तो पूरा कैप्चर कर सकते हैं एक बार में। थैंक यू।